ओमेगा 3। ओके, ओमेगा 3 नाम सबने सुना है, बट मैं चाहूंगा कि कौन कौन से ओमेगा 3 होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें नीचे। 3 वैरायटी के ओमेगा 3 होते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट या 3 उनमें चीजें होती हैं ओमेगा 3 के अंदर। सो काजू बादाम नहीं, किस चीज में होता है ये नहीं पूछा मैंने, ओमेगा 3 कौन कौन से होते हैं। EPA एंड DHA, यस सोनू सर ने सबसे पहले लिखा है EPA एंड DHA, वेरी गुड। मनीष सर DHA, वेरी गुड। सो EPA DHA 2 नाम आ चुके हैं, थर्ड एक नाम और होता है ALA, यस मनीष सर ने लिख दिया ALA, है ना। तो ALA, EPA और DHA ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, केमिकल फॉर्म्स इनका लंबा है, अल्फा लेवुलेनिक एसिड, है ना, डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड, और एक अपना बच गया EPA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड। तो इस केमिकल नाम में या पूरे नाम में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें अगर इतना भी ध्यान रहेगा कि 3 कंपोनेंट होते हैं ओमेगा 3 में, ALA, DHA और EPA, है ना। अब DHA को अगर आप कोशिश करेंगे मेमोराइज करने की, याद करने की, या टीवी एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देंगे आप, तो काफी सारे जो वो हेल्थ ड्रिंक्स बताते हैं, एड्स बताते हैं बच्चों के लिए और के लिए, तो उसमें ये बताते हैं कि इसमें DHA है, या तो लिखा हुआ आता है इसमें DHA है, या फिर वो बोल के बताते हैं कि इसमें DHA है ना। तो वो DHA और कुछ नहीं है, हमारा ओमेगा 3 ही है, उसी का एक इंपॉर्टेंट टाइप है DHA, है ना। तो अब इसमें ये जो 3 नाम है, इनमें जो ALA है ना, ALA है, ये वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है। जैसे कि अभी लिखा था किसी ने काजू बादाम, है ना, तो काजू बादाम जो है, बादाम के अंदर है, हमारे सरसों के तेल में है, ओलिव ऑयल में है, फ्लेक्स सीड में है ना, बिनोला सीड में है। इस तरह के हमारे जो सीड्स होते हैं ना बेसिकली, है ना, तो सीड्स के अंदर ये जो पाया जाता है वो हमारा ALA पाया जाता है, ALA टाइप का ओमेगा 3। बाकी 2 जो ओमेगा 3 बच गए, DHA एंड EPA, ये दोनों नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में पाए जाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो हैं वो सी वाले, है ना, ऐसा नॉर्मल वाले नहीं, सी वाले, यानी मरीन जो लाइफ है या फिर जो सी फूड है, खास करके फिशेज, है ना। तो सी फिशेज हैं वो, ओके संजू मैम का थैंक यू मैसेज है, मुझे लगा किसी और का भी बर्थडे है, सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मैम। तो EPA और DHA हैं वो फिशेज के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बेसिकली तो हम खा तो रेगुलरली सीड्स भी नहीं पाते हैं, या वो ऑयल भी हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं रेगुलरली जिनमें अच्छी मात्रा में ALA होता है ना। अगर करते भी हैं तब भी जो DHA और EPA है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज और खास करके फिश ऑयल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाती है काफी सारे लोगों के लिए, नॉन वेज ईटर्स के लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है, फिश की अवेलेबिलिटी और डेली कंजम्पशन, और वेजिटेरियन सोर्सेज, वेजिटेरियन लोगों के लिए तो खैर प्रॉब्लम है ही कि भाई कैसे ये अब कहाँ से मिलेगा, और है इतना इंपॉर्टेंट दोनों ही DHA और EPA, है ना। तो उसके लिए ये जो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स हैं सप्लीमेंट के रूप में ही लेना पड़ेगा, वही बेस्ट इसका सोर्स है और वही बेस्ट इसका अल्टरनेट है, और कोई इसका उपाय नहीं है। बेसिकली जो समुद्र के अंदर कुछ इस तरह की एल्गी होती है, एल्गी यानी शैवाल होता है ना, तो एक विशेष तरह की समुद्री शैवाल होती है जो काफी गहराइयों पर पाई जाती है, और वो जो फिशेज हैं उनकी रीच में रहती है, तो वो फिशेज उन शैवाल को खाती हैं, इसलिए उनके अंदर वो EPA और DHA वहीं से आता है। बट उस शैवाल तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है एक दिन भी, और खैर हमारी आवश्यकताएं पूरी करना तो अलग ही एक टॉपिक है। तो बेस्ट सोर्सेज है ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स हैं, फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं, ये बेस्ट सोर्सेज हैं। लाइक ये आपने कुछ लोगों ने कंज्यूम भी किए होंगे इस तरह के कैप्सूल्स जो आते हैं, शायद आपको दिख पाए, है ना, येलो कलर का एक कैप्सूल है। तो एक कैप्सूल के अंदर लगभग 300 मिलीग्राम के आसपास ही आता है। तो अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस है कि किस तरह की चीजों में हमारी हेल्प कर सकता है और इसकी क्या क्या डोजेस हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों। बेसिकली ये एक तरह की फैट है, क्या है, फैट है, और अनसेचुरेटेड फैट है ना, असंतृप्त वसा है। और अनसेचुरेटेड जो फैट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम विटामिन F भी कह सकते हैं ना। विटामिन E आपने सुना होगा, बट विटामिन F जो है E के अगला डिजिट
तो विटामिन एफ इस चीज के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है और इतनी कम अमाउंट में ये चाहिए होता है, रेगुलरली ये चाहिए होता है, तो ये किसी भी विटामिन से कम नहीं है। तो ये विटामिन एफ है एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें कि हमारे 3 तरह के कंपोनेंट हैं, ALA, DHA और EPA। ठीक है, अब ये जो फैट है हमारी हर एक जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, हमारा टिश्यू है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है ना, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका जो है उसकी जो बाहरी कवरिंग होती है चारों ओर से, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, कोशिका की जो झिल्ली होती है जो चारों तरफ से कवर करती है, वो बनती है इस ओमेगा 3 से या अनसैचुरेटेड फैट से। और उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मेम्ब्रेन तय करती है कि कौन सी चीज इसके अंदर जाने वाली है सेल की, कौन सी चीज को वो अंदर अलाउ नहीं करने वाले हैं, है ना। तो परमिएबिलिटी जो है, पारगम्यता जो है न्यूट्रिएंट्स की या किसी भी केमिकल की हमारी सेल के अंदर और सेल के अंदर से सेल के बाहर आना और जाना, ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा ये ओमेगा 3 या जो हमारी अनसैचुरेटेड फैट है ALA, EPA, DHA ये तय करते हैं। इनमें DHA और EPA ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तय करते हैं, इसलिए बेसिकली इसका रोल एक वहां है। दूसरा, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन एक इस तरह की जैविक प्रक्रिया है जहां पे हमारे किसी बॉडी पार्ट में या किसी भी पर्टिकुलर सेल में स्वेलिंग आती है, सूजन होती है, लालिमा, रेडनेस होती है, पेन होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गरम गरम लगता है, लाल रंग का। तो इन्फ्लेमेशन वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारे कई बार कहीं चोट लगती है, कहीं दर्द होता है, कहीं भी लाल होता है, हमारा कोई जॉइंट स्वेलिंग है, हमारी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन है। तो ये एक तरह की प्रक्रिया है जो छोटे और बड़े दोनों लेवल पे होती है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो ओमेगा 3 में पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से भी इसके काफी सारे यूजेज हैं। अब हम इसके रोल पे बात करें तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारी फेशियल जो स्किन है वो हमारा प्रेजेंटेबल पार्ट है, तो हमारी स्किन को सॉफ्ट, हमारी स्किन को वेल हाइड्रेटेड, मॉइस्ट और ग्लोफुल बनाए रखने के लिए ये जरूरी है ओमेगा 3 पहला रोल। हम हालांकि ये सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, बट आज हम इन सारों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो जानेंगे कि कितना वंडरफुल मॉलिक्यूल है, कितनी काम की चीज है ना। दूसरा, हार्ट अटैक सबको पता है, हार्ट अटैक कितना खतरनाक है सबको पता है ना। और हार्ट अटैक होता किस वजह से है? हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से और हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से, है ना। हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, MI। तो ओमेगा 3 रेगुलरली लेने वाले जो पर्सन हैं उनमें आश्चर्यजनक रूप से 70% तक कम हो जाता है हार्ट अटैक। एक स्टडी हुई है, एक क्या काफी सारी स्टडी हुई है, मैं जिस स्टडी का हवाला दे रहा हूं उसमें ये पाया गया कि 70% हार्ट अटैक MI जो है वो कम हुआ उन लोगों में कि जिन्होंने रेगुलरली आइदर फिश कंज्यूम करी 35 ग्राम और या फिर ओमेगा 3 कंज्यूम किया उन्होंने 3 ग्राम डेली बेसिस पे, रेगुलरली अगर अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन लोगों में 70% तक हार्ट अटैक की जो रेट्स हैं वो कम पाई गई उन लोगों की बनिस्बत जो कंज्यूम नहीं कर रहे थे। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज का रोल यहाँ पे, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का, और उसकी वजह से दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। तो हार्ट डिजीज के अंदर ये रामबाण की तरह काम करता है। एक ऐसा न्यूट्रिशन है ना, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें हार्ट अटैक से और मेडिसिन से बचाए रख सकता है अगर हम इसको रेगुलरली कंज्यूम करें, रेगुलरली हम डाइट प्लान में इसे शामिल करें, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा कि डायबिटीज जो है, शुगर, आप सबने सुना है, और शुगर के काफी सारे पेशेंट हमारे आसपास हमारे घरों में होते हैं। और शुगर के पेशेंट के अंदर लिपिड प्रोफाइल में, यानी उसकी ब्लड जांच में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है वो पाई जाती है हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाई TG लेवल। कोई भी अगर आपके घर में या आपके आसपास डायबिटीज का पेशेंट है तो आप उनका लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, खाली पेट सुबह उनका लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं और उसमें आप देखें तो आप पाएंगे कि ट्राइग्लिसराइड के जो लेवल हैं वो 200 के पार मिलेंगे। बेसिकली अगर बेस्ट रहता है अगर ये 150 के अंदर हो,
200 तक भी हो तब भी ठीक है, लेकिन 200 के जैसे जैसे पार होते हैं 300, 350, 400, 1000, 1500, वैसे वैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ाते हैं। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जो है वो फ्री फैटी एसिड होते हैं जो कि ब्लड में घूम रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड को थिक बना देता है, खून को गाढ़ा बना देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही आर्टरीज के अंदर, हार्ट की सप्लाई वाली आर्टरीज के अंदर खून जो है वो उसका थक्का जम जाता है, वो रुक जाता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है। तो हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाती है, और हार्ट जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा था हमारे पैदा होने से पहले से लेकर के, वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज क्योंकि उसको खुद को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उसकी खुद की जो सप्लाई थी वो ब्लॉक हो गई, उसकी सप्लाई वो कट गई, तो फाइनली वो डेथ हो जाती है हार्ट अटैक में। ये हार्ट अटैक इस तरह की बीमारी है। इसके अंदर डायबिटीज के अंदर और सिंपली भी हार्ट अटैक की रेट्स को 70% तक कम करता है, इतना वंडरफुल मॉलिक्यूल है। तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जब हम माँ के पेट में होते हैं तभी से शुरू हो जाता है ना। हमारी आंखों की जो रोशनी है विजुअल, और आंखों में रोशनी होती है, एक रेटाइना, आपने सुना होगा रेटिना या रेटाइना नाम का एक पार्ट होता है आंख का, वो इसी से बना होता है, डीएचए से। और उसका जो विशेष करके डेवलपमेंट जो होता है, वहां पे स्टोर भी होता है डीएचए। रेटाइना के अंदर क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्टोर भी कर लेती है बॉडी डीएचए को, क्योंकि वो पूरा उसी डीएचए का बना होता है रेटाइना। और ये खास करके जो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरा जो महीना है हमारी गर्भावस्था का, गर्भकाल का तीसरा जो महीना है, उसके अंदर ये सारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस टाइम पे अगर माँ के अंदर कमी है डीएचए की, तो बच्चे की जो आंखें हैं वो सही से डेवलप नहीं होंगी, उसकी जो विजन है वो सही डेवलप नहीं होगी, और आंखों के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है उसका भी मेजर जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, इन्हीं असंतृप्त वसाओं से बना हुआ है, अनसैचुरेटेड फैट से बना हुआ है। और वहां पे भी हाई डिमांड रहती है हमारे ओमेगा 3 की, ALA, EPA, DHA की। तो अगर उस टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ है या बाद में भी बॉडी में कम पड़ रहा है, तो हमारा जो न्यूरल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होता है। तो विजुअल एंड न्यूरल डेवलपमेंट है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तीसरा ये हमने फंक्शन समझा, स्किन, स्किन के बाद में हार्ट, हार्ट के बाद में डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड का लेवल, और चौथा ये फंक्शन हो गया विजुअल एंड न्यूरल डेवलपमेंट, हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन। चलो जी, अब आ जाओ जीआईटी पे, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी होती है, और अगर थोड़ा बहुत कोई जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखता है तो अभी अभी एक जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की गोली मार के हत्या हुई थी, है ना, असैसिनेशन हुआ था शिंजो अबे का। तो शिंजो अबे को भी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी, उसकी वजह से उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। इतनी इस तरह की बीमारी होती है, इसमें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता और बार बार लूज मोशंस होते रहते हैं, है ना। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों की बीमारी है। कोलाइटिस, आइटिस जहां भी जुड़ जाएगा ना, मेडिकल की बात बताता हूं आपको, जहां भी कोई बीमारी के नाम में आइटिस आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन, है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इन्फ्लामेशन के बारे में हमने चर्चा करी थी कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इस तरह की चीज होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कि आंतों का इन्फ्लामेशन, हमारी बड़ी आंतें जो है उनका इन्फ्लामेशन। और उसके अंदर भी ये पाया गया है कि कोई पर्सन अगर रेगुलरली 3 ग्राम ये ले रहा है ओमेगा 3, है ना, और ड्यूरेशन जो है वो जैसे हम कोलेजन में डिस्कस करते हैं ना, वैसे 12 वीक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप इतने दिन के लिए लेने का प्लान बना रहे हैं कि मैं हफ्ते भर अब ओमेगा 3 ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो इसको मत लीजिएगा। 12 वीक से नीचे, 12 हफ्ते से नीचे कोई फायदा नहीं है, कोई विशेष फायदा नहीं है। 12 वीक लगातार लेंगे अगर, और प्रॉपर डोज में, डोज कितनी है, 3 ग्राम डोज है इसकी, और ये कैप्सूल में 3 मिलीग्राम है, 300 मिलीग्राम है खाली। तो पूरे दिन में आपको 8 से 10 कैप्सूल लेने पड़ेंगे अगर आप 300 मिलीग्राम वाले ले रहे हैं। ज्यादा मिलीग्राम वाले कैप्सूल भी आते हैं, 500 के भी आते हैं, 600 के भी आते हैं, बट अराउंड 3 ग्राम इसकी डोज होती है। तो उतनी हम लेंगे और 12 वीक तक लेंगे, तब ये वंडरफुल बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे स्किन के, हमारे हार्ट के, और हमारी आंखों के लिए, और हमारे
ब्रेन के लिए, और अभी अभी मैंने बताया आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी हेल्पफुल है। अच्छा, अगली बीमारी में आ जाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सांस लेने वाला सिस्टम, और वहां पे एक कॉमन बीमारी है अस्थमा। तो अस्थमा भी जो है वो एक तरह की इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, एक तरह की एलर्जी है जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स से बढ़ जाती है। तो वहां भी ये ओमेगा 3 जो है वो काम करता है। अच्छा, जॉइंट पेन के अंदर, जॉइंट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जॉइंट को कैसे हेल्दी रखें। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जॉइंट को लुब्रिकेटेड रखने में, चिकना रखने में और इन्फ्लामेशन को कम करने में। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, और इतनी है इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी कि अगर कोई पर्सन गठिया भाव की वजह से दर्द की गोलियां ले रहा है, वो अगर साथ में ओमेगा 3 ऐड करेगा 3 ग्राम, तो थोड़े टाइम बाद में उसकी दर्द की गोलियां लेने की जरूरत खत्म हो जाती है। इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। और बेसिकली दर्द की गोलियां पता है क्या होती हैं? दर्द की जो गोलियां हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ही गोलियां होती हैं, और वो जिस कैटेगरी में आती है ना दर्द की गोलियां, ये हमारी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लाम, हम जितनी तरह की लेते हैं, जिस दवा की कैटेगरी में आती है उस दवा की जो पूरी कैटेगरी का नाम है वो है दर्द वाली गोलियों का NSAID। क्या है? NSAID, NSAID है ना। और NSAID की फुल फॉर्म है, N का है नॉन, S का है स्टीरॉयडल, कि बिना स्टीरॉयड, क्योंकि जो स्टीरॉयड की दवाएं हैं वो भी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। ओमेगा 3 का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, लेकिन बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड्स होते हैं। और नॉन स्टीरॉयडल जो दवाएं बनाई हैं, जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है ना, आइबुप्रोफेन है, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दवाएं हैं वो है सारी वो। तो वो NSAID जो है वो भी छूट जाती हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे किडनी पे खराब इफेक्ट होते हैं। और ओमेगा 3 का मैं अभी बताने लगा था कि किडनी के ऊपर भी शानदार इसका रोल है, किडनी के लिए भी ये बहुत ही रिलीफ देता है, किडनी को भी अच्छे से। बेसिकली बिकॉज क्योंकि पूरा जो हमारी बॉडी है ना वो सेल से बनी हुई है, और सेल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे ओमेगा 3 हैं। और बेसिकली बॉडी में जहां भी दिक्कत होती है वो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। जहां भी पेन है, पेट में दर्द है तो इन्फ्लामेशन है, अस्थमा है तो इन्फ्लामेशन है ना, कहीं चोट लग गई तो इन्फ्लामेशन है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो रिएक्शन जो बॉडी के अंदर पैदा होती है वो इन्फ्लामेशन होती है। और उस इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में हमें दर्द फील होता है, उस इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में हमें सूजन फील होती है, उस इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तापमान भी उसी के रिस्पॉन्स में बढ़ता है। तो अगर हमें फीवर आ रहा है दैट मीन्स कि पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमें पेन भी होता है ना फीवर में, कई बार वायरल में इतना पेन होता है कि जहां उंगली रखो वहीं दर्द है ना। ये बताने का तरीका होता है लोगों का कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्त तरीके से पीट दिया हो, इतना पेन हो रहा है। वायरल में इतना पेन होता है, कई बार आंखों के पीछे पेन, सर में पेन, जहां रखो तो हाथ पैर भी हिलाना मुश्किल होता है कई बार वायरल में। तो वो क्या है? इन्फ्लेमेशन है, फीवर आया हुआ है, पेन हो रहा है ना, रेडनेस है, स्वेलिंग है। तो ये सारा जहां भी गड़बड़ है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इसकी ओमेगा 3 की जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसलिए आप देखेंगे कि वो चाहे हार्ट की बीमारी यानी हार्ट अटैक हो, ये हमारे जोड़ों की बीमारी जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फ्लेमेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो ये जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे इसका रोल है। अस्थमा के अंदर इसका रोल है, और हमने देखा कि स्किन के अंदर इसका रोल है। अच्छा, अब सबसे बड़ा और सबसे लास्ट तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे रोल हैं, बट आज के सेशन का यहीं पे अपने को समाप्ति भी करनी है। तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन नाम सुना है सबने? काफी लोगों ने फील भी करके देखा होगा कैसा होता है डिप्रेशन, है ना। पूरी बॉडी चाहे हेल्दी हो, लेकिन अगर डिप्रेसिव फेज में है बंदा, ब्रेन उसका ठीक नहीं है, हैप्पी माइंड नहीं है, डिप्रेशन है, तो सब बेकार है। तो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? बाई का मतलब डबल, तो एक टाइम तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और थोड़े टाइम बाद में ओवर एक्साइटमेंट में चला जाता है ना। तो वो बावड़ेपन की हद होती है कि एक तरफ कभी ऐसे पल में तोला पल में मसा कितने रंग बदलती हो, वो वाली बात है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर उसे बोलते हैं कि एक ही पर्सन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन डिप्रेस है
कि वो इस तरह से बस बिल्कुल बोल नहीं रहा, दुनिया में मन नहीं लग रहा, ऐसे मरने वाली सी बातें कर रहा है, और एकदम से अचानक 2-3 दिन हवा में है बिल्कुल ही, कि जिन चीजों का हम कोई राशनल नहीं निकाल सकते, ऐसी ऐसी वो काम कर रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी इधर कभी इधर। तो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसके जबरदस्त बेनिफिट देखे गए हैं। अगर रेगुलर 3 ग्राम और 3 to 4 ग्राम की डोज में कंज्यूम किया जाए 12 वीक तक लगातार, है ना। लेकिन डिप्रेशन वाले लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि तुझे कोई बीमारी भी है और फिर तुझे दवा लेनी है, तो ये अलग बात है। लेकिन इसका रोल वहां भी है, बिकॉज ब्रेन की वजह से, ब्रेन में गड़बड़ी की वजह से वो सारी चीजें हो रही है, और ये ब्रेन के लिए अमृत की तरह काम करता है। बेसिकली ओमेगा 3 जो है वो एक तरह का मॉडर्न अमृत है, जो हमारे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फंक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन करता है ना, और हमारे डेवलपमेंटल जो फंक्शन है रेटिना के, आंखों के, ब्रेन के, है ना, वहां भी अच्छे फंक्शन ये करता है। तो इतने सारे जबरदस्त इसके अलग अलग जगह फंक्शन है, हालांकि ये हमारे डेली डिस्कशन में आते ही रहते हैं, बट अब इन सबको एक जगह इकट्ठा करके मैंने आपको बताया बेसिक इनका फंक्शन जो है उस पर हमने डिस्कस किया है। तो परिवार में, घर में अगर डायबिटीज का पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, हार्ट डिजीज के पेशेंट है, जोड़ों के दर्द के पेशेंट है, जॉइंट पेन, अस्थमा के पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है, जिनके हाजमा खराब रहता है, कहते नहीं खाया पिया लगता ही नहीं है कुछ। बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनका अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ होता है, बट उनका ये है कि यार मैं खाता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन खाया पिया लगता नहीं है, कि इतनी डाइट ली लेकिन बॉडी वैसी की वैसी है, कमजोर है, लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता रहता है ना, डाइजेशन में दिक्कत है। तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इस तरह की बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है। आंखों की रोशनी कम है, या प्रेग्नेंट वीमेन है कहीं, तो उनको खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर जो है, 3rd ट्राइमेस्टर, है ना, 7वां 8वां 9वां महीना, वहां पे DHA की कमी नहीं रहनी चाहिए उसकी बॉडी में। अदरवाइज क्या होगा, वो जो बच्चा है वो बुरी तरह से इंपेक्ट होगा, उसकी आंखें, कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े स्पेक्स चढ़े होते हैं, देखा है किसी ने? मतलब ऐसा लगता है ये बच्चे ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, बहुत बहुत हाई पावर के चश्मे लगे रहते हैं बच्चों के। तो उसका भी एक कारण कई बार ये होता है कि जब वो गर्भावस्था में था, जब वो गर्भ में था, तो मदर की बॉडी में DHA की कमी थी, और वो DHA की कमी की वजह से इसकी आंखों की रेटिना का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी का ही पार्ट है। बेसिकली बॉडी ALA से ये बनाती भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा कवरेज नहीं कर पाती, और खास करके जिस डोज में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस चीजों में इतने में बेनिफिट करेगा, तो उतनी रिक्वायरमेंट में बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। और इसके जो सोर्सेज हैं वो सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट में ओमेगा 3 के कैप्सूल्स हैं, नो अल्टरनेट सोर्स, उसके अलावा कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है। काफी सारे लोग अल्टरनेट ढूंढते रहते हैं कि मुझे और कहीं ये मिल जाए, तो और कहीं ये नहीं मिलेगा, है ना। अमृत है वो, समुद्र मंथन में निकला था, तो ये भी समुद्र में ही मिलता है एक्चुअली, समुद्र की शैवाल में मिलता है। वो समुद्र की शैवाल को अगर फिश खा लेती है तो फिश में मिलता है, बेसिकली ये था। तो अभी हम करेंगे हैप्पीनेस शेयरिंग। तो जो साथी एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, और जिनको पेट की दिक्कत, जिनके जोड़ों में दर्द की दिक्कत, और जिनके अस्थमा की दिक्कत, है ना, जिनके विजन की दिक्कत हो आंखों की, जिनके परिवार में, जिनको खुद को या जिनके परिवार में डायबिटीज हो, है ना, तो यहाँ पे काफी सारे साथियों ने हैंड रेज किया है। सिप्रा मैम, संदीप, तनेजा मैम है शायद, और नीता भारत मैम।